संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। केवल आंदोलनात्मक विषयों से संबंधित कार्यक्रम, जो मेरी जानकारी में आया है, जो संकलन मैंने किया है, वह आप सबके सामने रखने का एक प्रयत्न करूंगा। उसकी भी विस्तार से चर्चा नहीं कर पाऊंगा समय सीमा के कारण, परंतु आने वाले 3 दिनों में हमारे प्रतिनिधियों को और अलग अलग सत्रों में उन कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी भी मिलेगी। संगठनात्मक विषयों पर जो हमारी प्रगति हुई है उसके बारे में भी अलग से सत्र में हमारे माननीय अखिल भारतीय संगठक श्री श्रीश देव पुजारी जी विषय रखेंगे। केवल कुछ प्रमुख आंदोलनात्मक कार्यक्रमों का एक संकलित वृत्त संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हमने आंदोलन के लिए पिछले दिल्ली सम्मेलन में 4 विषयों का चयन किया था। खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी, विदेशी कंपनी का प्रवेश उस समय हो रहा था, एक वातावरण बन रहा था और इसके कारण एक स्थिति उत्पन्न हुई थी। उस समय खुदरा व्यापारियों के और किसानों के अलग अलग कार्यक्रम, झारखंड में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, बोकारो जो ग्रामीण जिला है, उस ग्रामीण जिले के अंतर्गत कार्यकर्ताओं ने लगभग 2-3 महीने मेहनत करके और लगभग 50 गांवों से और लगभग 4000 किसान और दिन भर का एक कार्यक्रम और बोकारो ग्रामीण जिले में झारखंड प्रांत में अभी संपन्न हुआ है। और वहां अनेक गांवों में इसके कारण स्वदेशी जागरण मंच की समितियों का निर्माण हुआ है और उन लोगों ने यह तय किया है कि हम गांव-गांव में पंचायत के स्तर पर और इस प्रकार के किसान सम्मेलन आयोजित करेंगे और पूरे झारखंड प्रांत में एक बड़ा किसान आंदोलन खड़ा करने का निर्णय वहां हुआ है। इसी प्रकार से बिहार प्रांत के अंतर्गत भागलपुर में वहां का जो इस देश का सबसे पुराना कृषि महाविद्यालय है, सबौर का देश का सबसे पुराना कृषि महाविद्यालय है, उस कृषि महाविद्यालय के अंतर्गत उसके प्राचार्य के स्वागताध्यक्ष होने के कारण और उस क्षेत्र के सारे किसानों का लगभग 400 किसान वहां सभागार में उपस्थित हुए थे। वर्षा हो रही थी परंतु एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम वहां संपन्न हुआ और उस क्षेत्र में भी और किसानों ने निर्णय लिया है कि हम जो गंगा के किनारे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक प्रबल किसान आंदोलन खड़ा करेंगे। माननीय मुरलीधर राव जी से आग्रह करूंगा मैं कि वे आएं और स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में उपस्थित जनसमूह को अवगत कराएं। इस राष्ट्रीय सभा के अवसर पर आयोजित उद्घाटन सत्र कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय महेश चंद्र जी, स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सहसंयोजक मान्यवर श्री गुरुमूर्ति जी, मान्यवर श्री सरोज मित्रा जी, मान्यवर श्री योगानंद काले जी,
स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संचालक मान्यवर श्री अरुण ओझा जी, स्वदेशी जागरण मंच के इस जोधपुर प्रांत के संयोजक माननीय श्री आनंद मोदी जी, इस राष्ट्रीय सभा के आयोजन समिति के पदाधिकारीगण विष्णोई जी, घनश्याम ओझा जी और मित्रवर सालेचा जी, और इस उद्घाटन सत्र के अवसर पर उपस्थित इस क्षेत्र के विशिष्ट सामाजिक कार्यकर्तागण और इस राष्ट्रीय सभा में संपूर्ण देश को प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, और इस उद्घाटन सत्र के लिए विशेष रूप से आमंत्रित पत्रकारगण। बैग लेकर के और मैं यहाँ पहुंच गया तो मैं ये सोच के नहीं पहुंचा कि इतना कष्ट की चिंता करने वाले यहाँ पर होंगे, लेकिन अनुभव में आया कि आपको इसके कारण कष्ट हो सकता है, तो इसलिए मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ। तो प्रतिनिधियों को जाते समय पूछा जाए तो आपको सच में क्या हुआ है, तो मुझे लगता है कि मेरे अनुभव से जो कहा गया जो विषय है वो गलत साबित नहीं होगा। और स्वदेशी आंदोलन की एक मोड़ पर हम यहां पहुंचे हैं। निश्चित रूप से कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और परिस्थितियों की परिवर्तन की जब हम बात कहते हैं तो हमें यह नहीं लगना चाहिए कि जो हम चाहते हैं उस ओर मुड़ रहा है। लेकिन आंदोलन को जब हम प्रारंभ किया था तो उस समय की परिस्थितियों में और अभी के परिस्थितियों में कुछ निश्चित जो अंतर आया है उसको हमें अपने उसमें लेना चाहिए, अवलोकन करने की आवश्यकता है। वैश्वीकरण के बारे में एक प्रकार से जिसको कहते हैं तके हुए व्यक्ति के लिए जब आश्वासन मिलता हो कि आने वाले दिनों में आपके गांव में बहुत बारिश ही बारिश होने वाला है। कोई किसान हो 10 वर्ष, और इस क्षेत्र में तो अकाल क्या होता है तो इसके अनुभव बहुत है कि कोई किसान हो किसी गांव में, उसके बाद जाके ये कहा जाए कि वो गांव में 10 वर्ष 15 वर्ष लगातार अकाल हो, वहां पर कहा जाए कि आपको आने वाले वर्ष में बारिश ही बारिश होने वाला है। तो उस प्रकार से ये उस समय की सरकार के नेतृत्व में कहा गया है कि देश की सारे समस्याओं का समाधान वैश्वीकरण से होने वाला है, और सारे समस्याओं का समाधान विश्व व्यापार संगठन बनने से या उसमें हस्ताक्षर करते हुए सदस्य बनने से होने वाला है, और विदेशी पूंजी को इस देश में निमंत्रण करने से हमारे जो आधारभूत ढांचा है उसमें जो भी कमियां हैं वो समाप्त होने वाले हैं, और जो इस देश की समाज में हर रोज निर्मित होने वाले जो मानव शक्ति है और उसकी रोजगार के अवसर हैं वो सब अब पूर्ति की जाएंगे कि बस वैश्वीकरण और विदेशी पूंजी का आना ही उसकी देरी है। तो ऐसी स्थिति में हमने कहा था कि ये गलत है और ये गलत है और ये गलत है, और उसी के लिए हमने स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया था कि ये गलत है और ये एक नव स्वतंत्रता की एक लड़ाई अभी आवश्यकता है, और इसमें ये चलावा है, और इसमें एक प्रकार से प्रभुसत्ता और संपूर्ण स्वतंत्रता के ऊपर एक स्वतंत्र देश के नाते हम जो जी रहे हैं उस पर प्रहार होने वाला है। तो उस और इसके बीच में एक टकराहट थी। तो आज मैं कह सकता हूं कि जो इस देश के उस समय के वैचारिक मोड़ देने वाला जो नेता रहे हैं वित्त मंत्री मान्यवर श्री मनमोहन सिंह जी, अभी चक्र घूम करके इस देश के नेतृत्व का जो बागडोर है उनके हाथ में आया है। तो गत 15 वर्षों की निरंतर इस प्रक्रिया के बाद
कुछ दिन पहले जब वो कहे हैं समाप्त होने वाले नहीं है, इसको विस्तार से और गहराई से चर्चा करनी होगी और इसमें राजनीतिक पार्टियों की प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के आंदोलनों से हमें इसको कभी नहीं समझना चाहिए, इसको इससे बाहर देखकर निकाल के देखना होगा। और दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ है लेकिन एक बहुत चुनौती है, मैं समझूंगा कि इस पर हमें समाधान देना होगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर अखबार में आ रहा है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको सेज कहते हैं, तो मैं कहूंगा कि इट इज एनरॉन इन मेकिंग। कि आप एनरॉन जब आया था तो महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी के आंदोलन के उन्होंने तो झंडा पकड़ा था, स्वदेशी जागरण मंच। तो जब झंडा पकड़ा था तो सबने कहा था कि ये मध्य युग में ले जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र को अंधेरा में धकेलना चाहते हैं, ये कहा था। कौन सी राजनीतिक पक्ष था जो नहीं कहा था? और उस समय अखबारों की पुराने आप संपादकीय निकाल के देखेंगे तो जिसको आप कहेंगे रेप्यूटेड कॉलमिस्ट और जिसको कहेंगे प्रोमिनेंट नेशनल न्यूज़पेपर्स, उसकी एडिटोरियल्स अगर अभी जाकर के पुनः वो निकाल कर देखेंगे तो यू विल फाइंड वी स्वदेशी जागरण मंच एज एन एक्यूज्ड नंबर 1 कि एनरॉन के विषय में कि ये लोग समझदार नहीं। यस, इन विच वर्ल्ड दिस पीपल आर लिविंग? व्हाई डोंट दे अंडरस्टैंड कि कंट्री वांट्स टू हैव अ प्रोग्रेस? लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा अब उभरना जा रहा है जिसको स्वदेशी जागरण मंच ने पहचान किया है। आप जानते हैं कि रुपये की परिवर्तनीयता, संपूर्ण परिवर्तनीयता, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, इस विषय पर जिसको कहेंगे लाइक ए क्रूसेडर, कि जिस प्रकार की जिहादी मानसिकता से लोग आगे बढ़ते हैं, ये इतिहास में बढ़े हैं, उस जिहादी मानसिकता से ग्रस्त हैं इस देश की वित्त मंत्री और इस देश के सरकार के जो नेतृत्व है। और ये कोई डिस्टेंट ड्रीम नहीं है। He has given a statement, it is not a distant dream and it is at a striking distance। ये उन्होंने कहा कि तारापुर कमेटी को हमने बनाया तो इसको आप ऐसा मत समझिए कि बाकी जैसी कमिटीज बनाते हैं तो इसका मतलब है कि इट इज ए काइंड ऑफ वे टू पोस्टपोन द एजेंडा। ये नहीं है, तो ये कहा है। और इस विश्व में कोई परिवर्तनीयता के पक्ष में आज सिद्धांतकार कोई नहीं है। देयर इज नो थ्योरेटिशियन, देयर इज नो आइडियलॉग, नॉट एनी। तो आज पूरे संपूर्ण विश्व में आईएमएफ के सामने प्रश्न चिन्ह है कि उसकी कॉन्सेप्ट्स के, उसकी दृष्टि के सामने प्रश्न चिन्ह है और उसकी प्रतिष्ठा गिरी हुई है। और पूरे विश्व में यह कहा जा रहा है कि ये इनकी बात नहीं मानना चाहिए। तो उस समय उनकी बातों पर चलने के लिए लालायित हैं इस देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी। तो इसलिए कन्वर्टिबिलिटी इज गोइंग टू बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू, दो इट इज नॉट सीन एंड कनेक्टेड टू द पीपल हु आर इन द विलेजेस और स्ट्रीट्स। लेकिन एक महत्वपूर्ण है, संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर एक प्रकार से कहर डालने वाले और एक प्रकार से जिसको आप कहेंगे चंचल बनाने वाले, अस्थिर बनाने वाले। तो इस विषय को भी अपने को देखना होगा। उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से गुजरकर स्वदेशी का यह आंदोलन एक नई जगह पर पहुंचा है जिसका उल्लेख अभी श्रीमान मुरली जी ने किया। और वह नई जगह यह है कि 1.5 दशक पहले जो डरावना सा लगने वाला WTO था, अब वह स्वयं ही मिमियाने लगा है। वाला था, एक बार वह रुक गया है और उस कारवां को अगवाने देने वाला कोई न कोई देशी व्यापारी ये सामने आने लगा। और तब हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है, हम तो स्वदेशी वाले, विदेशी नहीं आ रहा तो अपना काम समाप्त। आज जिस क्षण हम सोच रहे हैं स्थितियां ऐसी नहीं है और ऐसे में याद करना चाहिए अपने उन श्रेष्ठ पुरुषों को जिन्होंने हमारी विचारधारा को धार दी है, परिभाषाएं और व्याख्याएं दी हैं।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए केवल 2 शब्दों का ध्यान करना पर्याप्त है। और वे 2 शब्द उन्होंने कब कहे थे? WTO तो था नहीं। वे 2 शब्द उन्होंने कहे, स्वदेशी और स्वावलंबी। स्वावलंबन और स्वदेशी, इन 2 बातों को साध लीजिए तो भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप सध जाएगी। अब स्वदेशी को साधना यानी क्या होता है? स्वदेशी को साधना यानी यह नहीं होता कि चाहे कोई कितने ही गलत प्रकार के अर्थव्यवस्था चला रहा हो, पर वह देशी है तो वह हमको स्वीकार है। और दीनदयाल जी का एक वाक्य है भारतीयकरण के संदर्भ में, वो कहते हैं स्वदेशी को केवल इसलिए मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो इस देश की है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कालबाह्य हैं, अमानवीय हैं, उन बातों को हमें छोड़ना होगा। और जो जिस युग में हम जिंदा हैं उस युग के न्याय के अनुसार उनकी व्याख्या करनी होगी। उसने कहा स्वदेशी को युगानुकूल, स्वदेशी को युगानुकूल, और कोई चीज विदेशी है इस मात्र से वह त्याज्य नहीं हो जाती। तो दीनदयाल जी ने कहा विदेशी को स्वदेशानुकूल, स्वदेशी को युगानुकूल और विदेशी को स्वदेशानुकूल बनाकर ग्रहण करना चाहिए। आज स्वदेशी और विदेशी पूरी मानवता के समक्ष सवाल है कि यह जो सोकॉल ग्लोबलाइजेशन है ये किसी के पक्ष में है क्या? हर वयस्क को मताधिकार, जहां वयस्कों को मताधिकार नहीं वहां चाहे लोकतंत्र का साइन बोर्ड हो, वहां लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र का निकष है, बैरोमीटर है, हर वयस्क को मताधिकार। जैसे राजनीतिक लोकतंत्र का निकष है हर वयस्क को मताधिकार, वैसे ही दीनदयाल जी कहते हैं आर्थिक लोकतंत्र का निकष है हर वयस्क को कार्यावसर। जो अर्थव्यवस्था अपने वयस्कों को कार्य के अवसर नहीं देती वह अर्थव्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं, तानाशाही है। और आज भारत स्वदेश, हमारा स्वदेश विश्व के सब देशों में युवकों की सबसे बड़ी आबादी भारत में है। जितने नौजवान भारत में है उतने नौजवान संसार के अन्य किसी देश में नहीं है। चीन हमसे बड़ा है आबादी में, पर चीन में भी नौजवान हमसे कम है। उन्होंने एक योजना बनाई थी जिस योजना के कारण उनको लाभ कितना हुआ तो पता लगेगा बाद में, तो उनको हानि कितनी हुई इसका वहां के समाजशास्त्री अध्ययन कर रहे हैं। चीन अपने उस प्रोजेक्ट में सफल हो गया बताया जाता है जिसमें उन्होंने नारा लगाया था 1 फैमिली 1 चाइल्ड, एक परिवार एक बच्चा। इसका परिणाम इसलिए चाहे देशी हो चाहे विदेशी, पर व्यवस्था का वह हर नियामक विदेशी है जो देश के नौजवानों के कार्यावसरों को आहत करता है, कार्यावसरों का अपहरण करता है। और जो अर्थव्यवस्था एकाधिकारवादी है, उस एकाधिकारवादी अर्थव्यवस्था का संचालक चाहे देशी हो पर वह तत्वतः विदेशी है। और इसलिए स्वदेशी जागरण मंच को अब इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। और यदि हमको विश्व की इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करना है तो विश्व की इकोनॉमी के ग्लोबलाइजेशन का भी नारा होना चाहिए आर्थिक लोकतंत्र। विश्व में आर्थिक लोकतंत्र का पुरोधा भारत बनना चाहिए।
न केवल भारत में, और इसलिए हर प्रकार के एकाधिकार को चुनौती दी जानी चाहिए। आजकल बड़ी चर्चा है महंगाई की। क्यों बढ़ रही है महंगाई, और महंगाई बढ़ने का लाभ किसको हो रहा है? आज हमारे यहां मार्केट में जाते हैं तो दाल रोटी महंगी हो गई है, गेहूं महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गई है। पहले कहते थे दाल रोटी खा के काम चलाते हैं, अब दालें खाना सामान्य बात नहीं। मैंने सुना है कि 40, 50, 55 रुपए किलो तक दालें हो गई है। तो ये जो महंगाई बढ़ी है, दालों के पैसे बढ़े हैं, क्या दालों के बढ़े हुए पैसे दालों के उत्पादक के पास जा रहे हैं? कृषि उत्पादों के पैसे बढ़े हैं, तो क्या कृषि उत्पादों के बढ़े हुए पैसे कृषक के पास जा रहे हैं? इस कारण से यदि महंगाई बढ़ती हो तो उस महंगाई का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का 60-70% आदमी किसान है, और उसकी यदि आमदनी बढ़ती हो तो उस महंगाई को का विरोध भी होना चाहिए, उस महंगाई का समर्थन होना चाहिए। पर यह ऐसी महंगाई है, यह ऐसी महंगाई है कि उत्पादक को तो और गरीब करती है और बिचौलियों को धनवान बनाती है। और आजकल जो वायदा कारोबार चला है, वायदा कारोबारियों के पेट मोटे होते चले जा रहे हैं और किसान का पेट पीठ को चिपकता चला जा रहा है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का स्वागत नहीं किया जा सकता, चाहे उसके संचालक देशी ही क्यों न हो। और इसलिए जागरण मंच का जिन्होंने भारतवर्ष में प्रणयन किया, ऐसे हम सबके श्रद्धेय रुस्तम ठेंगड़ी, उन्होंने जागरण मंच की स्थापना के समय से ही एक बात कही, जिस बात को अभी हम ठीक से उठा नहीं पाए। और उन्होंने कहा, घोषित करो, हर वस्तु पर लिखा होता है उसका विक्रय मूल्य, उत्पादन मूल्य घोषित करो। जिस किसी वस्तु को आप बाजार में बेच रहे हैं, उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या है? इस पर बहस हो सकती है कि उत्पादन मूल्य कैसे कैलकुलेट किया जाए, बहस है इस पर। इस पर भी बहस होती है कि जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके काम को कितना उसमें जोड़ा जाए, इस पर भी बहस है कि मुनाफे का परसेंटेज क्या हो। इन सब बातों पर बहस होनी चाहिए। यदि हमको सम्यक समरस समता युक्त समाज चाहिए तो इन बातों से भागकर हम नहीं बना सकते। तो इन बातों को तय करने में, इनकी परिभाषा करने में, इनकी व्याख्या करने में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, अर्थव्यवस्था में न्याय लाने के लिए उत्पादन मूल्य की घोषणा होनी ही चाहिए। जहां से हम चले थे, हम संतोष व्यक्त कर सकते हैं कि वह WTO के दांत लगभग टूट चुके हैं, लेकिन WTO ही नहीं, वह जो राक्षसी व्यवस्था है उसके और बहुत से औजार हैं, उन सब औजारों से ही हमको लड़ना पड़ेगा और नए औजारों को तराशने के लिए इस राष्ट्रीय सभा में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुबलधारिणीं नमामि कालिनीं त्रिपुदलवाहिनीं मातरं वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्म बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरधारिणी कमला कमलदं अमला अतुला सुजलां सुफलां